मैं अपने भाई को अलग से राजी कर लूंगा। थैंक यू, थैंक यू। सर, मार साहब ने सकून नहीं करना, बात करने का मजा। मार साहब खड़ो तो सही, जनाब की गाल करना पिया, जनाब की गाल करना पिया। चेयरमैन साहब इनको 1 मिनट दें, अपना शेर पढ़ लेंगे। मैं जनाब की गाल की थी। चलो सही, पढ़ो, सुनते पे पढ़ो जी, शेर पढ़ो। सियाल साहब। मेकू आन रुआया है इवें मैं वांगू पल पल रोसे, एक वारी रो चुप कर वैसे, दिल वल दुखसा तू वल रोसे, ना दुखड़े आन वंडेसिया कोई तू ला कंध्या को गल रोसे, बस जानी फर्क मियाज है, मैं अज रोना तू कल रोसे। जी जैन हुसैन कुरैशी साहब जी, मोहतरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, शुक्रिया, आपने बजट 21-22 पर बात करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर खजाना को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। उन्होंने एक बड़ा जामे और जिसको हम इंक्लूसिव और सस्टेनेबल बजट कहते हैं, इस मुश्किल दौर में पेश किया। जनाब चेयरमैन, तकरीबन 10 दिन से इस ऐवान में डिबेट हो रही है और बतौर पार्लिमानी सेक्रेटरी फाइनेंस की कोशिश की है कि उस डिबेट से कोई जो सेहर हासिल गुफ्तगू है उसको नोट कर सके। पहले 3 दिन में जो कुछ हुआ वो काबिल मुजम्मत यकीनन है, लेकिन मुजफ्फरगढ़ से फाजिल मेंबर मुझसे पहले बात कर रहे थे और उन्होंने सारा मुद्दा हुकूमत पर डाल दिया, जिमें ऑपोजिशन आई और दो धुली हो आई। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था जनाब स्पीकर, लेकिन इस पे मजीद बात नहीं करूंगा। मैं बात करना चाहूंगा हुकूमत की परफॉर्मेंस पे, बिकॉज मेरा समझना यह है कि बतौर पार्लिमानी सेक्रेटरी फाइनेंस ये मेरा फर्ज बनता है। अंग्रेजी में जनाब चेयरमैन एक मुहावरा है या एक फ्रेज है जिसको कहा जाता है कि द बजट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, और जो किसी भी हुकूमत का बजट है वो उस हुकूमत की विजन को, उसकी तरजीहात को, उसकी प्रायोरिटीज को और उसके मंशूर की अक्कासी करता है। तो मैं शुरू में ही ये कहना चाहूंगा कि जब वजीर खजाना जनाब शौकत तरीन साहब ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ऐन वजीर आजम के विजन के मुताबिक ये बात की थी कि हम इस बजट के अंदर, हमने अपने पहले 2 बजट सस्टेनेबिलिटी के बजट दिए और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला ग्रोथ बजट है, और इस बजट के अंदर हम जो पाकिस्तान का पिछड़ा हुआ तबका है, जो मुतवस्सिल तबका है, या जो अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो जो पाकिस्तान के 40 से 50 लाख वो घराने हैं जिसको हम लो स्ट्रेटा या इनकम सोशो इकोनॉमिक ग्रुप कहते हैं, उनके ऊपर फोकस करेंगे। हमने वो किया और हमने एक बॉटम अप अप्रोच अपनाई। बजट इस मुल्क में बहुत आए जनाब चेयरमैन, और कुछ सेक्टर्स को उनमें जरूर प्रमोट किया गया होगा, जरूर प्रोटेक्ट किया होगा, लेकिन बजट का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, जो पाकिस्तान के गरीब शहरी तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंचता। मैं आज बड़े फख्र से अगर यहां खड़ा हूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के तीसरे बजट पे बात कर रहा हूं, तो मैं फख्र से यह कहता हूं कि इस बजट के अंदर ना सिर्फ वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट पाकिस्तान के गरीब तक गया है, बल्कि इस बजट का महवर पाकिस्तान की गरीब आवाम को बनाया गया है। जनाब चेयरमैन, आपके इल्म में है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया इस कोरोना की वबा की वजह से एक बड़े मुश्किल वक्त से गुजरी, और जब इस बजट को तश्कील दिया जा रहा था तो वजीर आजम पाकिस्तान का बहुत क्लियर विजन था कि जहां हमने अमवात से लोगों को बचाना है, वबा से लोगों को बचाना है, वहां हमें मीशत को भी प्रोटेक्ट करना है। और इसीलिए
अगर मैं 2 सेक्टर्स का नाम लूं तो ये गलत नहीं होगा कहना कि इनके ऊपर फोकस किया गया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जो अर्बन इकोनॉमी है उसका लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कंस्ट्रक्शन सेक्टर है और उसी तरीके से जो रूरल इकोनॉमी है उसका लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ज़राअत का शोबा है, एग्रीकल्चर का शोबा है। इसलिए इनको सेहरे फहरिस्त रखा गया। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, ये जो बजट है ये गरीब का बजट है, ये मेहनत कश का बजट है, ये किसान का बजट है, ये नौजवान का बजट है और ये मुस्तकबिल का बजट है। मैं वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं यहां पर आपको दास्तान सुनाऊं 19 अरब के करंट अकाउंट डेफिसिट की या डिप्लीटेड फॉरेन रिजर्व्स की या सर्कुलर डेट की। मुझसे पहले ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम लाहौर अंदलीब अब्बास साहिबा और फरूख हबीब साहब ने उस पर बड़ी तफसील में बात की है। मैं फोकस करना चाहता हूं इस पिछले 1 साल में इस गवर्नमेंट की अचीवमेंट के ऊपर और आने वाले वक्त में हम क्या अचीव करना चाहते हैं। जनाब चेयरमैन, जो कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इस हुकूमत ने इस पिछले 1 साल में अचीव की है, जो 3.94% की ग्रोथ अचीव की है, इसके ऊपर मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा। पहले मैं चंद गुजारिशात आपसे करना चाहता हूं। वो कोई अदादो शुमार का हेर फेर नहीं है, ये वो दौर नहीं है कि पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे होता था और फाइनेंस मिनिस्टर अपनी मर्जी के अदादो शुमार दे देता था या फज्ड फिगर्स दे देता था। आज पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स इंडिपेंडेंट है और प्लानिंग कमीशन के नीचे। ये वो दौर नहीं है कि कागजी कार्रवाई में ग्रोथ दिखा दी लेकिन हकीकत उससे बरक्स होती है। जनाब स्पीकर, आज इस हुकूमत ने जो अपने झंडे गाड़े हैं, आज दुनिया में इस हुकूमत की अगर पजराई हो रही है तो वो इफेक्टिव डेटा ड्रिवन पॉलिसी से हुई है। आज इस हुकूमत ने सियासत नहीं की, इस हुकूमत ने जाती मफाद नहीं देखा, लेकिन प्योरली डेटा एनालिसिस करके जो मुल्क की जिस चीज में बेहतरी थी वो फैसले किए हैं। और आज अगर इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैं असद उमर साहब और एनसीओसी की टीम को खराज तहसीम ना पेश करूं तो ज्यादती होगी। मेरे समझने में उन्होंने जो काम किया है और जिस तरीके से इस सही फैसले, मुश्किल फैसले, बर वक्त फैसले करके इस मुल्क को इतने बड़े सानिये से बचाया है, जो आप अपने खित्ते में अगर नजर दौड़ाएं तो आप देख सकते हैं उससे हमें बचाया है। यहां पर मैं सुन रहा था फाजिल मेंबर नारोवाल से और फाजिल मेंबर घोटकी से बातें कर रहे थे, बल्कि तनकीद कर रहे थे हुकूमती मेंबरान के ऊपर, हुकूमती वुज़रा के ऊपर, हमाद अजहर साहब के ऊपर और फवाद चौधरी के ऊपर कि ये तो बैरिस्टर हैं, ये कोई माहिर मईशत नहीं, इनको मईशत पे बात नहीं करनी चाहिए। मुझे ताज्जुब हो रहा था जनाब चेयरमैन कि खुद मौसूफ वॉर्टन बिजनेस स्कूल के ग्रेजुएट हैं और बातें वो कर रहे हैं कीमतों की कि हमारे दौर में आज से 15 साल पहले चीनी की ये रेट था, गंदों का ये रेट था, फलाने का ये रेट था। उनको लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन करना चाहिए। अगर उनके दौर में ये था तो यकीनन उनके वालिद के दौर में इससे भी कम होगा। लेकिन जब आप मईशत पे बात करते हैं तो मईशत पे आप उस वक्त की बात करते हैं। अगर उनमें इतनी जुर्रत होती और अगर वो हुकूमत को सराह सकते, उनमें इतना हौसला होता, तो वो आपको बताते कि इस दौर के अंदर जहां अमेरिका के अंदर -4% ग्रोथ है, जहां यूरोपियन ममालिक के अंदर -8% ग्रोथ है, जीसीसी ममालिक के अंदर -5% ग्रोथ है और इंडिया की मिसाल देना, बड़े शौक से इंडिया की मिसाल देते हैं, तो आपके हमसाए मुल्क के अंदर जहां -7.3% की ग्रोथ है, उस माहौल के अंदर पाकिस्तान के अंदर +3.94% की ग्रोथ है। ये वो आपको बताते हैं। जनाब चेयरमैन, यहां पे पर कैपिटा इनकम की बात हुई और बहुत लोगों ने इसके ऊपर बात की। ऑनरेबल मेंबर कैसर अहमद शेख साहब भी इस पर बात कर रहे थे, उन्होंने भी वही बात की। उन्होंने हमारी पर कैपिटा इनकम को इंडिया से मुआवजा करने की कोशिश की या बांग्लादेश से मुआवजा करने की कोशिश की। तो मैं उनको भी यही बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर कोई 19 अरब रुपए का करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं छोड़ गया था। इंडिया की इकोनॉमी को साबका हुकूमतें दिवालिया नहीं कर गई थी, बांग्लादेश के अंदर दिवालिया नहीं कर गई थी। आप हमारा अपने आप से
अगर मुआवजा करें तो मैं आज आपको इस फ्लोर द हाउस पे बता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर पर कैपिटा इनकम के अंदर 13.4% का इजाफा हुआ है। आज हमारी पर कैपिटा इनकम $1543 है। हुकूमती फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तनख्वाहों की बात की गई और कहा गया कि उसके अंदर इजाफा होना चाहिए। 10% इजाफा उनकी तनख्वाह में हुआ है, 10% इजाफा पेंशन में हुआ है और उनके ऊपर कोई नया टैक्स लागू नहीं किया गया। यहां पर मुझसे पहले मेरे बड़े भाई और नहायती काबिल एहतराम जनाब आमिर डोगर साहब ने तकरीर की, मैं उनकी बात की तायीद करूंगा और अगर इसमें कोई गुंजाइश निकाली जा सकती है तो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। बल्कि मैं इससे एक कदम आगे जाऊंगा, आपको भी मुबारकबाद पेश करूंगा। मेरे इल्म में है कि आपने 12-12, 13-13 घंटे इस कौमी असेंबली के इजलास को चलाया है, इसकी कार्रवाई को चलाया है और जहां आप इसकी कार्रवाई को चला रहे थे तो इस नेशनल असेंबली के स्टाफ ने भी आपका भरपूर साथ दिया। इनके नेशनल असेंबली के स्टाफ को हर साल एक ओवर टाइम इंसेंटिव मिलता है, मेरे समझने में इनको इंसेंटिव भी मिलना चाहिए। जनाब चेयरमैन, ये जो ग्रोथ जिसकी हम बात कर रहे हैं ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है, सस्टेनेबल ग्रोथ है और ये मैं इसलिए कहता हूं कि इसमें एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी हुई है हमारी इकोनॉमी की। अगर वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊं, लेकिन मोटी बात करूंगा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 3.6% की ग्रोथ हुई है, एग्रीकल्चर सेक्टर में 2.8% की ग्रोथ हुई है और इसी तरीके से सर्विस सेक्टर में 4.4% की ग्रोथ हुई है। ये जो ग्रोथ है ये हुकूमत की पॉलिसी और दूरबीन निगाह की वजह से हुई है। जनाब स्पीकर, जो 3.94% ग्रोथ का फिगर है इसको लेकर बहुत ज्यादा बात हुई, ऑपोजिशन ने जुमले भी कसे, बातें भी की, लेकिन मैं बतौर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फाइनेंस इसके ऊपर आपके 2 मिनट चाहूंगा। जनाब स्पीकर, ये 3.94% ग्रोथ कैसे हकीकत बनी, तो मैं इसमें सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि इस हुकूमत ने 2,500 अरब का स्टिम्युलस पैकेज दिया जो कि गालिबन लगभग $16 बिलियन बनता है। उसके साथ साथ 300 अरब का एक कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया गया जनाब चेयरमैन, जिसमें लो कॉस्ट हाउसिंग को तरजीह दी गई। वजीर आजम पाकिस्तान का यह मानना था, उनकी सोच थी कि पाकिस्तान के गरीब आवाम को यह हक हासिल होना चाहिए कि वो अपने सिर पे अपनी छत रख सके और इसी चीज को, इसी विजन को, इसी तरजीह को मलूज़ खातिर लाते हुए हमने लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर ना सिर्फ बिल्डर्स को 90% की टैक्स एग्जेम्पशन दी, बल्कि जो फर्स्ट टाइम होम ओनर्स हैं, जो लोग अपनी जिंदगी का पहला घर बनाएंगे, उनको भी सब्सिडाइज रेट पे फाइनेंसिंग दी। जनाब स्पीकर, इस हुकूमत की बहुत बड़ी अचीवमेंट मेरे समझने में यह भी है कि हमने इस पैंडेमिक के दौरान स्किल्ड लेबर एक्सपोर्ट करने में अपने कामयाब हुए। साबका अदवार में तो ऐसा होता था जनाब चेयरमैन कि वुजरा खुद अहकामे लेके नौकरियों की तलाश में बाहर निकलते थे, लेकिन वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत में हमने 2,74,000 ऐसे पाकिस्तानी स्किल्ड लिखे नौजवान और मेहनतकश पाकिस्तानियों को मुल्क से बाहर भेजा, जिन्होंने वहां कमाई की और इस मुल्क में वापस अपनी तरसीलात भेजी। जनाब स्पीकर, कंपैरिजन करते हैं तो मैं इनको कंपैरिजन के लिए बता दूं कि इसी पीरियड के दौरान इंडिया में जो हजूम में हमसे 7 गुना ज्यादा बड़ा है और 1 अरब से ज्यादा आबादी है, सिर्फ 94,000 बंदे भेज सके और बांग्लादेश सिर्फ 1.5 लाख बंदा भेज सका। उसके मुकाबले में पाकिस्तान से 2,74,000 बंदा फर्क ममालिक में गया और डॉलर की शक्ल में, यूरो की शक्ल में, रियाल की शक्ल में और दिरहम की शक्ल में अपनी खून पसीने की कमाई उन्होंने पाकिस्तान भेजी। माहिरीन का मानना यह था जनाब चेयरमैन कि इस पैंडेमिक के दौरान लोगों के कारोबार मुतासिर होंगे और लोगों में एक इनसिक्योरिटी पैदा होगी, तो वो अपने पैसे अपने पास महफूज रखेंगे। लेकिन ये वजीर आजम इमरान खान के अंदर पाकिस्तान की आवाम का कॉन्फिडेंस है, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का कॉन्फिडेंस है, इस हुकूमत के अंदर, इस हुकूमत की पॉलिसी के अंदर उनका कॉन्फिडेंस है कि इस पैंडेमिक के दौरान भी
29% हमारी तरसीलात में इजाफा हुआ है। जनाब चेयरमैन, इस पैकेज के जरिए 1,50,000 ऐसे घराने हैं जिनको एहसास प्रोग्राम के जरिए कैश डिस्बर्समेंट की गई। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी कैश डिस्बर्समेंट थी। ऑनरेबल मेंबर घोटकी से मुझसे पहले यहां पर खड़े हुए और वो नियत में फितूर की बात कर रहे थे और उनके चेयरमैन अक्सर अहलियत और नाअहलियत की बात करते हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की उन्होंने बात की, तो मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूंगा कि जो एहसास प्रोग्राम है ये हजूम में भी उससे बड़ा है, ये क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम में भी उससे बड़ा है और ये एज ए ग्लोबल सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक कहता है कि 3,333 ऐसे ग्लोबल प्रोग्राम्स थे जिसका उन्होंने मुताला किया और उसके अंदर पाकिस्तान का एहसास प्रोग्राम तीसरे नंबर पर आया। जहां तक अहलियत की बात है तो मैं ऑनरेबल मेंबर के लिए बताता चलूं कि वो सिंध का रोना रो रहे थे और सिंध की बात कर रहे थे। सिंध की सरजमीन से जितना मेरा ताल्लुक है शायद उनका भी ना हो, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि जो सिंध के हकूक मांग रहे हैं, जो सिंध के लिए बात कर रहे हैं, काश उन्होंने ये भी आपको बताया होता कि एडीबी का जो एनएफसी से सिंध को उनका कोटा मिलता है, उससे जो सिंध की एडीबी बनती है, पिछले साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत की एडीबी यूटिलाइजेशन जो है सिर्फ 40% है, 60% आया। अगर 100 रुपया सिंध को मिला है तो 40 रुपया सिंध की आवाम पे, अगर तो आवाम पे लगा है, सिंध में कम से कम लगा है, 60% यूटिलाइज भी नहीं हो सका। मैं आपको उसका स्टैट दे देता हूं। सिंध का एडीपी जो है वो 209 बिलियन का था, जिसमें से सिर्फ 84 बिलियन खर्च हुआ है, जो कि 40% भी नहीं बनता। जनाब स्पीकर, इस स्टिमुलस पैकेज के जरिए कैसर अहमद शेख साहब ऑनरेबल मेंबर ने बात की और मैं उनकी बात की तायीद करता हूं कि हमें एसएमई सेक्टर को रिलीफ देना है। तो उसी चीज को मरूज खातर लाते हुए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस स्टिमुलस पैकेज के जरिए हमने प्रीपेड पावर बिल्स को 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी है और 3 महीने के लिए जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज की बिजनेसेस हैं उनके हमने बिल्स अदा किए हैं ताकि उनकी कैश फ्लो बेहतर हो सके और वो अपनी बिजनेस को रनिंग में ला सकें। इसी तरीके से हमने हाउस होल्ड्स को भी सब्सिडी दी है इसी स्टिमुलस पैकेज के जरिए। उसमें हमने यूटिलिटी स्टोर्स को सब्सिडी दी है और पावर और गैस बिल्स में 3 महीने की डिफर्ड पेमेंट की ऑप्शन भी उनको दी है जो 300 यूनिट से कम के सार्फिन है। जनाब चेयरमैन, 16 लाख ऐसी बिजनेसेस हैं जिनको 657 अरब रुपए की सब्सिडी दी है और उनको एक डिफर्ड लोन की सूरत में हमने सब्सिडी दी है ताकि वो डिफॉल्ट ना करें और वहां पर जो पाकिस्तानी काम करते हैं वो बेरोजगार ना हो। इसी तरीके से 17 लाख ऐसी नौकरियां हैं जिनको प्रोटेक्ट किया गया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रोजगार स्कीम के तहत और स्टेट बैंक ने पेरोल फाइनेंसिंग आसान शराइत पे 3% की इंटरेस्ट के ऊपर उनको दी है ताकि हम जो बेरोजगारी है इस मुल्क में उसमें इजाफा ना कर सके। जनाब चेयरमैन, मैंने इसी सीट पर खड़े होकर पिछले साल एक बात की थी और मैंने कहा था कि रिकॉर्ड टैक्स रिफंड एफबीआर के हमने लास्ट ईयर किए थे जो कि 200 अरब के थे। इस साल हमने मजीद 250 अरब का टैक्स रिफंड किया है, तो कुल मिला के पिछले 2 सालों में हमने 450 अरब का टैक्स रिफंड किया है। ये पिछली हुकूमत से तकरीबन 450 अरब ही ज्यादा है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 1 रुपया भी टैक्स रिफंड की मद में नहीं दिया था, बल्कि जो इनका टैक्स रिफंड बनता था उसको अपने एफडीआर रेवेन्यू में शो करते रहे हैं। तो जनाब स्पीकर, मैं एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज दिया गया है इस बजट के अंदर और इस साल हमने कहा है कि जो एडिशनल पावर कंजम्पशन होगी किसी भी सनत की उसके ऊपर हम उनको 50% डिस्काउंट देंगे और अगले 3 साल उनको यकीन दहानी कराई गई है कि जो भी एडिशनल पावर कंज्यूम करेंगे वो उसके ऊपर उनको 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। जनाब स्पीकर, ये है वो जराए
जिनसे हमने 3.94% ग्रोथ अचीव की है। मैं ये नहीं कहता जनाब स्पीकर, मैं ये नहीं कहता, दुनिया के इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने जनाब चेयरमैन, जैन क्रिस्टा वाइंड अप प्लीज। सर अभी तो मैं शुरू हुआ हूं, मुझे फिर मैं भी चाचे की कब्र पे चला जाऊंगा, आप भी ख्याल करें थोड़ा सा। 2 मिनट मुझे दें, बतौर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फाइनेंस दे दें। बात मुख्तसर करूंगा, लंबी बात में नहीं जाता, करने को मैं 1.5 घंटे की यहां पे तकरीर कर सकता हूं। जनाब, वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस इंडेक्स कहती है कि पाकिस्तान टॉप 10 रिफॉर्मिंग कंट्रीज के अंदर है और 28 पॉइंट्स हमने इंप्रूव किया है, जो पिछले दौर में हमारी 136वां नंबर था 190 ममालिक में, वो आज 108 पे हो गया है। तो इस मुल्क में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हुई है। इस मुल्क में हमने वो माहौल पर साजगार माहौल पैदा किया है, जैसे कैसे अहमद शेख साहब कह रहे थे कि करना चाहिए, ताकि इस मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सके, इस मुल्क में नई सनत लग सके और इस मुल्क में मईशत का पहिया आगे चल सके। मूडीज की रेटिंग की बड़ी बात होती है जनाब चेयरमैन यहां पर, और मैं आपको यह खुशखबरी देना चाहता हूं कि जून 2018 में मुस्लिम लीग नून के दौर में जब हमारी रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया था और हमें नेगेटिव रेटिंग दी गई थी, इस हुकूमत की पॉलिसी की वजह से आज आपकी हुकूमत की पॉलिसी की वजह से आपकी रेटिंग को अपग्रेड किया गया है और पाकिस्तान को स्टेबल करार दिया गया है। इसी तरीके से ब्लूमबर्ग कहता है कि एशिया के अंदर पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज है। जनाब स्पीकर, एहसास प्रोग्राम के बारे में आपको बता चुका कि वर्ल्ड बैंक कहती है कि 3333 प्रोग्राम में से ये 3 नंबर पे है। मैं इस अपनी बीन क्या बजाऊं आपके आगे, वक्त के दामन में गुंजाइश भी नहीं है, थोड़ी सी बात करना चाहूंगा आगे के ऊपर। इस बजट के अंदर हम फोकस क्या कर रहे हैं, हमारी सिमत क्या है और हम चाहते क्या हैं। 2 मिनट सिर्फ इस पे लूंगा, फिर अपनी बात करके इख्तिताम करूंगा। जनाब स्पीकर, इंशाअल्लाह इस बजट के अंदर हमने अपना ग्रोथ टारगेट 5% रखा है, 3.94 अचीव किया और इंशाअल्लाह अगले साल उसको 5% करेंगे। इसी तरीके से इन्फ्लेशन टारगेट्स हमने 8.8% से कम करके 8% करने हैं। जनाब चेयरमैन, कोई नया टैक्स इस बजट में नहीं लगाया गया और बहुत ज्यादा प्रेशर के बावजूद हमने बिजली के बिल्स में कोई इजाफा नहीं किया। जनाब चेयरमैन, पीएसडीपी स्पेंडिंग को 36.4% से अपस्केल करके 2.1 ट्रिलियन यानी कि 2100 अरब रुपए रखा गया है। उसमें से फेडरल पीएसडीपी को 38% से अपस्केल करके 900 अरब किया गया है। प्राइम मिनिस्टर का जो एहसास प्रोग्राम है उसको 180 अरब रुपए से बढ़ाकर 260 अरब रुपया किया है। पहली दफा वफाकी हुकूमत ने स्पेशल पैकेजेस दिए हैं साउथ बलोचिस्तान के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए और सिंध में 13 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। इसी तरीके से एजुकेशन और हेल्थ केयर बजट को, जो साबका अदवार में 2.5 से 4% होता था, पिछले साल 11% किया गया था और इस दफा 20% किया गया है। हायर एजुकेशन के लिए पैसे रखे गए हैं। 2700 ऐसे स्कूल हैं पाकिस्तान में जिनको अपग्रेड करके प्राइमरी से मिडिल करने का फैसला किया गया है। 27,000 सॉरी। इसी तरीके से मेरे जो है सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा किया गया है। मेरे समझने में सेहत इंसाफ कार्ड पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन लेके आएगा। जो गरीब आदमी इस खौफ से मर जाता था अगर खुदा न खास्ता उसके घर में कोई बीमारी आ जाए, वो आज पाकिस्तान के अस्पतालों में जाकर आला से आला इलाज करा सकता है इस हेल्थ कार्ड के जरिए। जनाब चेयरमैन, सब्सिडीज में 226% का इजाफा किया गया है रिलीफ देने के लिए, और बात की गई थी बिजली के बिल्स की, तो 209 अरब से इसको 682 अरब पे लेके गए हैं और इसका बेशतर हिस्सा जो है बिजली की सब्सिडी की मद में दिया जा रहा है। 1.1 बिलियन डॉलर्स रखे गए हैं वैक्सीन की खरीद के लिए। जनाब चेयरमैन, 2 मिनट जो है किसान की बात करूंगा। मेरा ताल्लुक जिला मुल्तान से है और काश्तकारी के शोबे से है। जनाब स्पीकर, मुझे बड़ा फख्र है आज मैं यहां खड़े होकर बात कर रहा हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान ने अपने पीटीआई के मंशूर को मनूज़े खातिर लाके जो उन्होंने वादे किए थे पाकिस्तान के किसान के साथ, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरे किए हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान के काश्तकार को इस हुकूमत ने फोकस किया है, माजी करीब में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जनाब चेयरमैन, वाटर सिक्योरिटी के ऊपर बड़ी बात होती है। यहां पर बड़े
बयानात किए गए, लेकिन अमली जामा किसी ने उसको ना पहनाया। जहां वाटर सेक्टर के ऊपर साबका अदवार में 4% बजट रखा जाता था, इस दफा 10% रखा गया है। और मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जैसे कि दासू, मोमंद और डेमियर भाषा डैम पे आज कंकरेंटली काम हो रहा है। इसी तरीके से जनाबे चेयरमैन, बर वक्त फैसले, सही फैसले होते हैं। वीट के ऊपर, गंदम के ऊपर 1800 रुपए पर मन की सपोर्ट प्राइस दी गई। जो गन्ने का काश्तकार है उसको बर वक्त और सही दाम उसके गन्ने का मिला। और आपने ये देखा कि पाकिस्तान के किसान के हालात में खुशहाली आई। जब पाकिस्तान का किसान खुशहाल होता है, वो अपनी जमीन पर पैसा लगाता है, वो अपने बच्चे की तालीम पर पैसा लगाता है, अपनी बेटी के जहेज पे पैसा लगाता है। वो स्विट्जरलैंड में बैंक अकाउंट नहीं बनाता, वो लंदन में और मेफेयर में अपार्टमेंट नहीं खरीदता, अपने खून पसीने की कमाई पाकिस्तान में लगाता है। और मुझे खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि इस साल, मैं सर 2 मिनट लेके आपके फिर वाइंड अप कर रहा हूं, इस साल पाकिस्तान के किसान की इनकम के अंदर बस 32% का इजाफा हुआ है। इस साल पहले जो 2300 अरब हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की अर्निंग इनकम होती थी, वो बढ़ के आज 3100 अरब हो गई है। और पाकिस्तान में एक बम्पर क्रॉप आया है, अल्लाह ताला ने भी मेहरबानी फरमाई है। कनक का, गंदम का, चावल का और मकई का बम्पर क्रॉप आया है पाकिस्तान में। इसी चीज को मलूज़े खातिर लाते हुए हुकूमत ने भी किसान के लिए अच्छी पॉलिसीज रखी हैं कि कामयाब किसान स्कीम के तहत हुकूमत ने फैसला किया है कि हर छोटे किसान को जो 12.5 एकड़ से कम जिसकी अराजी है, उसको 1.5 लाख रुपया फी क्रॉप इनपुट्स की मद में पैसे दिए जाएंगे ताकि वो बेहतर खाद खरीद सके, बेहतर पेस्टिसाइड, बेहतर दवाई खरीद सके और अपनी पैदावार को बढ़ा सके। इसी तरीके से 2 लाख रुपए रखे गए हैं किसान के लिए कि वो अपने ट्रैक्टर में या अपने हल में या अपने रूटावेटर में या अपने जो आलात हैं जो वो ज़राअत के लिए इस्तेमाल करता है, उसको उससे खरीद सके। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, कॉटन के ऊपर यहां बड़ी बात की गई। मैं सिर्फ 2 मिनट लेके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। बहुत लंबी लिस्ट है, सर यकीन करें 2 मिनट लेके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। 2 मिनट वाइंड अप, आप घड़ी पे 2 मिनट घड़ी पे 2 मिनट दे दें, बेमारी आपकी। सिर्फ कॉटन के ऊपर बड़ी बात की गई। यहां पर मुल्तान कॉटन बेल्ट है और मुझे बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में कॉटन की यील्ड और प्रोडक्शन कम हुई है। पिछले 10 सालों में जहां 15 मिलियन बेल कॉटन की जाती थी पाकिस्तान में, आज हम 5.5 मिलियन बेल पे आ गए हैं। और अगर इसको मैं एक मॉनेटरी वैल्यू दूं तो तकरीबन ये 36 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को होता है, माहिरीन का कहना है। जनाब चेयरमैन, जब तक हम कॉटन सीड के ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक हम नया बीज नहीं लेके आएंगे, इस मुल्क में कॉटन की फसल का रिवाइवल नहीं हो सकता, टेक्सटाइल सेक्टर का रिवाइवल नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं पिछली तकरीर में भी मैंने ये कहा था कि कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान जो है पाकिस्तान का प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ करता था, वो पिछली हुकूमतों की नाकिस पॉलिसी की वजह से और पिछली हुकूमतों की एग्रीकल्चर को निगलेक्ट की वजह से खत्म हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह सीपेक के मंसूबों में जो रिसर्च फैसिलिटीज हैं उसमें कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट को रखा गया है। इंशाल्लाह इसकी रौनकें बहाल होंगी, पाकिस्तान में नया कॉटन का सीड बनेगा और इंशाल्लाह उससे हमारी फसल की रिवाइवल होगी। जनाब चेयरमैन, 2 मिनट ले रहा हूं सिर्फ। कामयाब नौजवान प्रोग्राम सर घड़ी पे आपने 2 मिनट मांगे थे। प्लीज वाइंड चेयरमैन साहब घड़ी पे 2 मिनट मांगे थे, 1.5 मिनट रह गया और पूरा 1.5 मिनट में प्लीज वाइंड अप। बहुत लंबी लिस्ट है और जितने भी ऑनरेबल मेंबरान हैं वो तो अब लड़ने पे आए हुए हैं। सर 1.5 मिनट लेके खत्म करूंगा अपनी बात, वाइंड अप, लंबी नहीं करूंगा। कामयाब नौजवान प्रोग्राम सर 100 अरब रुपए का प्रोग्राम रखा गया और इसके अंदर 0 इंटरेस्ट के ऊपर लोन दिया जा 5 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है उन होनहार पाकिस्तानियों को, ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें और अपने घर के हालात को बेहतर कर सकें। इसी तरीके से एक 20 साल का लॉन्ग टर्म लोन दिया जा रहा है हाउसिंग के ऊपर, ताकि लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं वो अपना घर बना सकें। जनाबे स्पीकर, जनाबे चेयरमैन, 800 सीसी गाड़ियों के ऊपर एफईडी को रिमूव किया गया और जीएसटी को कम किया गया है ताकि एक इज्जतदार सफेद पोश आदमी जो कल को मोटरसाइकिल पर चढ़ता था आज अपनी गाड़ी बना सके। टेलीकॉम सेक्टर, एक पाकिस्तान वजीर आजम का एक बहुत बड़ा
विजन है कि हमने आईटी सेक्टर को और टेलीकॉम को फरोग देना है, तो इस हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हम टेलीकॉम सेक्टर को इंडस्ट्रियल स्टेटस दे रहे हैं और इससे इंशाअल्लाह हमें नई इन्वेस्टमेंट करने में और उसकी फाइनेंसिंग करने में जो है फायदा होगा। हमारी पिछले 10 माह में आईटी एक्सपोर्ट्स 44% बढ़ी हैं और आज $1.5 अरब की हो गई हैं। इंशाअल्लाह अगले 10 साल में हम इसको 10 गुना बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह मैं सर जी आपकी और मेरी आखिरी बात है, मेरी जनूबी पंजाब की बात करके अपनी स्पीच को वाइंड अप जी। जनाब चेयरमैन, आपको इस बात का बखूबी इल्म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा था जनूबी पंजाब का सूबा, 11 अजला पे मुश्तमिल 4.5 करोड़ आबादी का एक सूबा। हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं थी, लेकिन इसी ऐवान के अंदर वज़ीर आज़म भी जनूबी पंजाब के आए, इसी ऐवान के अंदर मंशूरों के हिस्से भी बनाए गए, तकारीर भी कही गई, लेकिन अमली जामा उसको किसी ने नहीं पहनाया। मैं इमरान खान को खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने जनूबी पंजाब के लिए पहला जो है प्रैक्टिकल स्टेप लिया है और अप्रैल में वो मुल्तान तशरीफ लाए थे और उन्होंने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद रखा। मैं जहां वजीर आजम का शुक्रिया अदा कर रहा हूं, वहां मैं वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का भी शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने 190 अरब रुपए अपनी एडीबी में, जो कि 35% आबादी का और 35 एडीबी का बनता है, साउथ पंजाब के लिए रखा है। इसमें आखिरी बात कर रहा हूं सर, इसमें जो सबसे बुनियादी मुनफरिद बात है वो ये है कि इस पैसे को रिंग फेंस किया गया है। पैसे सर, तो आखिरी बात 1 मिनट में। थैंक यू जैन कुरैशी साहब, वाइंड अप करें जी। इसी बात को खत्म कर रहा हूं जनाब चेयरमैन, इस पैसे को रिंग फेंस किया गया है। पिछले अदवार में भी पैसे रखे जाते थे जनूबी पंजाब के लिए, लेकिन वो रीअप्रोप्रिएट हो जाते थे फैसलाबाद और पिंडी और लाहौर के लिए। अब जनूबी पंजाब का पैसा जनूबी पंजाब पर लगेगा, जनूबी पंजाब की आवाम पे लगेगा और जनूबी पंजाब की आवाम को उसका हिस्सा मिलेगा डेवलपमेंट में, पानी में और नौकरियों में। मैं आखिरी शेर आपकी नजर करके, आखिरी शेर जो हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह, हमारे सरायकी वसेब के बहुत बड़े औलिया अल्लाह हैं, उनका शेर पढ़ के आपसे इजाजत चाहूंगा। थी फरीदा शाद वल मूंझा क्यों ना कर याद वल, झोंका थी सिन आबाद वल, ए नए नावासी हिकमड़े। शुक्रिया जी। मलिक सजाद अवान साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।